हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज का जो वीडियो रहेगा यहाँ पर हम लोग 19 से लेकर 23 फरवरी तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। अपने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने 18 फरवरी तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर लिया था। उससे आगे की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो, पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच बैंक हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट पेमेंट बैंक इन इंडिया टू लॉन्च यूपीआई लाइट फीचर। कौन सा पेमेंट बैंक हाल ही में यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला भारत का पहला पेमेंट बैंक बन गया है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं और इसका जो आंसर होगा पेटीएम पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पेटीएम पेमेंट बैंक इसका आंसर हो जाएगा। टू द पॉइंट चीज़ों को समझेंगे हम लोग। यूपीआई लाइट फीचर एनपीसीआई के द्वारा डिज़ाइन किया गया है, ठीक ना। ये जो यूपीआई लाइट फीचर है ये एनपीसीआई के द्वारा डिजाइन किया गया है और यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहली पेमेंट बैंक जो है वो पेटीएम पेमेंट बैंक बन गई है। ये चीज़ आप लोग याद रखना। आरबीआई के द्वारा सितंबर 2022 आरबीआई के द्वारा सितंबर 2022 में यूपीआई लाइट फीचर इंट्रोड्यूस किया गया था और 200 रुपये तक का इंस्टेंट ट्रांजेक्शन्स, ठीक ना, 200 रुपये तक का इंस्टेंट ट्रांजेक्शन बिना यूपीआई पिन के किया जा सकता है। इसके माध्यम से मैक्सिमम 2000 रुपये, ठीक है, मैक्सिमम 2000 रुपये दिन में 2 बार यूपीआई लाइट वॉलेट में डाला जा सकता है, यानी कि टोटल 4000 रुपये। एनपीसीआई के एक डाटा के अनुसार भारत में टोटल रिटेल ट्रांजैक्शंस का 75% ट्रांजैक्शन जो होता है वो 100 रुपये से कम होता है। ये एनपीसीआई का डाटा है, 100 रुपये से नीचे का होता है और लगभग 50% ट्रांजैक्शन, 50% ट्रांजैक्शन जो होता है वो 200 रुपये से कम में, मतलब उससे नीचे का होता है। ये भी डाटा यूपीआई का ही है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना। इस क्वेश्चन से रिलेटेड टू द पॉइंट चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते थे। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग पढ़िएगा। पेटीएम पेमेंट बैंक, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। जितने भी पेमेंट बैंक दी गई इनका सबका हेडक्वार्टर और इनका एमडी और सीईओ कौन है ये आप लोग कमेंट कर बताओगे, क्योंकि यहाँ पर एनपीसीआई का जिक्र किया था मैंने, ठीक है। तो एनपीसीआई के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा और दिलीप एसबे जो है वो इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। नेक्स्ट, who has recently been appointed as a member of the advisory committee of Reliance Capital Limited RCL by the RBI। हाल ही में आरबीआई द्वारा रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं और इसका जो आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य सिंह कीची, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विक्रमादित्य सिंह कीची इसका आंसर हो जाएगा। और ये जो विक्रमादित्य सिंह कीची जी हैं ये बैंक ऑफ बड़ौदा के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। रिलायंस कैपिटल के हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं। रिलायंस का मतलब पता ही होगा आपको क्या कहानी चल रही है। इंसॉल्वेंसी प्रोसेस भी उसका चल रहा है और इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के लिए दिसंबर 2021 में रिलायंस कैपिटल इसके इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के लिए दिसंबर 2021 में एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी आरबीआई के द्वारा और अब विक्रमादित्य सिंह कीची को इस कमेटी का मेंबर बनाया गया है। कमेटी के बाकी लोग कौन कौन से हैं, तो कमेटी के बाकी लोगों में से संजीव नौटियाल जी हैं। ऑप्शन नंबर देखो, ये इसमें ऑप्शन में नहीं दिया मैंने। संजीव नौटियाल जी जो हैं वो इस कमेटी के एक मेंबर हैं और ये जो संजीव नौटियाल जी हैं ये एसबीआई के एक्स डीएमडी हैं। और कमेटी के दूसरे लोग जो हैं वो हैं श्रीनिवासन वरदराजन जी हैं, वो भी एक्सिस बैंक के एक्स डीएमडी हैं। और प्रवीण पी काडला ये भी टाटा कैपिटल के एक्स एमडी एंड सीईओ हैं, ठीक है। तो अभी मैंने नाम लिया था श्रीनिवासन जी का, श्रीनिवासन वरदराजन जी का, जो कि डीएमडी एक्सिस बैंक के एक्स डीएमडी हैं। उन्होंने भी हाल ही में रिजाइन कर दिया। तो उनके रिजाइन कर देने के बाद में विक्रमादित्य सिंह कीची को इस एडवाइजरी कमेटी का मेंबर बनाया गया। तो कुल मिलाकर इस एडवाइजरी कमेटी में टोटल 3 ही लोग हैं। तीनों लोगों में से एक नाम है विक्रमादित्य सिंह कीची, दूसरा नाम है संजीव नौटियाल और तीसरा नाम है प्रवीण की काडला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। Which bank has recently topped the list of public sector banks in the terms of loan growth? हाल ही में किस बैंक ने ऋण वृद्धि के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। जितने भी ऑप्शन में ये बैंकें दी गई इनका सबका हेडक्वार्टर, एमडी एंड सीईओ, टैगलाइन ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और इसका फिलहाल जो आंसर होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 2023 फाइनेंशियल ईयर 2023 के क्वार्टर 3, फाइनेंशियल ईयर 2023 के क्वार्टर 3 में सबसे ज़्यादा लोन ग्रोथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र में देखने को मिली। 21.67% की ग्रोथ हुई, 21.67% की ग्रोथ हुई। उसके बाद में सेकंड नंबर पर यूनियन बैंक का नाम आता है। यूनियन बैंक के लोन ग्रोथ में 19.80% की ग्रोथ हुई है, ठीक है।
सबसे ज़्यादा अगर हम लोग प्रॉफिट की बात करें, ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग देखना कितने कितने तरीके से हो सकती है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। अभी इसमें लोन ग्रोथ की बात पूछी गई, तो लोन ग्रोथ में पहले नंबर पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेकंड नंबर पर जो है हमारा वो हो जाएगा हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। अगर हम लोग प्रॉफिट की बात करें, सेकंड क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है प्रॉफिट के टर्म में, तो प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र को हुआ, तो उस कंडीशन में भी आंसर बैंक ऑफ महाराष्ट्र ही होगा। लगभग 7,775 करोड़ रुपए का प्रॉफिट देखने को मिला था। और सेकंड नंबर पर अगर हम लोग बात करेंगे तो यूको बैंक, सेकंड नंबर पर बात करेंगे तो यूको बैंक, ये बात किसकी हो रही है, प्रॉफिट की, ठीक है ना। यूको बैंक को सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट प्राप्त हुआ, और यूको बैंक को जो प्रॉफिट प्राप्त हुआ था 653 करोड़ रुपए का प्रॉफिट यूको बैंक को प्राप्त हुआ था, ठीक। और ये एक कंप्लीट रिपोर्ट आई हुई इसकी, ठीक है ना, कंप्लीट रिपोर्ट आई हुई है, कई सारी बैंकों का लेखा जोखा दिया गया है कि लोन ग्रोथ में कौन टॉप किया, ठीक है, प्रॉफिट किसको हुआ, तो इस तरीके से कई सारे पॉइंट्स इसमें हैं, कई सारी और भी चीज़ें इस रिपोर्ट में हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे, वो मैंने बताया, लेकिन पीडीएफ में थोड़ा सा और डिटेल में इसके बारे में देंगे, वहाँ से भी आप लोग पढ़ लेना, 1-2 पॉइंट वहाँ से आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये रिपोर्ट काफ़ी लंबी है तो सारे पॉइंट यहाँ पर नहीं कवर कर सकते, तो पीडीएफ से भी आप पढ़ना, क्वेश्चन वहाँ से भी फ्रेम हो सकता है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने बता दिया, लेकिन पीडीएफ भी मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग पढ़ना। और जो आपसे मैंने पूछा था कि हेडक्वार्टर एमडी सभी बैंकों का, ये आप लोगों ने रिकॉल कर लिया होगा, इसी में उम्मीद करता हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया एंड व्हिच कंट्री हैज रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट टू लॉन्च द बिजनेस काउंसिल टू बूस्ट बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन द बोथ कंट्रीज। भारत और किस देश ने हाल ही में दोनों देश के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए व्यापार परिषद शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब ऑप्शन आपके सामने है, और इसका जो आंसर हो जाएगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, ऑप्शन नंबर ए, यूएई ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और इन सभी देशों की कैपिटल और करेंसी आप लोग रिकॉल कर लो इसी टाइम पर, कैपिटल और करेंसी आप लोग इसको रिकॉल करो, और ये वन लाइनर ही रहेगा, इसमें बहुत ज़्यादा डीप में हम लोग नहीं जाएंगे। नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2023? वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2023 का विषय क्या था, थीम क्या था, ये इसमें पूछा गया क्वेश्चन, बढ़िया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसका जो आंसर होगा गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर, ठीक है ना। आरबीआई हर साल फाइनेंशियल लिटरेसी वीक सेलिब्रेट करता है, क्यों करता है? फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए हर साल आरबीआई फाइनेंशियल लिटरेसी वीक जो है वो सेलिब्रेट करता है। और इस बार भी फाइनेंशियल लिटरेसी वीक जो 13 से लेकर 17 फरवरी 13 से लेकर 17 फरवरी के बीच में सेलिब्रेट किया गया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2023 कब से, किस ड्यूरेशन में, किस दौरान सेलिब्रेट किया गया। तो उस कंडीशन में जो आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा, उस कंडीशन में इसका आंसर हो जाएगा 13 से लेकर 17 फरवरी 2023 के बीच में ये सेलिब्रेट किया गया था। इसकी थीम इस क्वेश्चन में पूछी गई है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। और थोड़ा सा क्वेश्चन को एक्सटेंड करेंगे, 2017 की अगर हम लोग बात करें तो 2017 में आरबीआई ने फाइनेंशियल लिटरेसी वीक सेलिब्रेट करने का फैसला किया था। तो 2017 से लगातार हर साल फाइनेंशियल लिटरेसी वीक आरबीआई के द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। ऑप्शन देख रहे हो कैसे मिलते जुलते हैं, इस तरीके से ही ऑप्शन एग्जाम में भी मिलेंगे, कंफ्यूज करने के लिए आपको, आप लोगों को कंफ्यूज फिलहाल नहीं होना है। नेक्स्ट, इंडिया एंड व्हिच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड लाइव क्रॉस बॉर्डर पेमेंट लिंकेज बिटवीन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई ऑफ इंडिया एंड पे नाउ। क्वेश्चन बढ़िया है। भारत और किस देश ने हाल ही में भारत के यूपीआई और पे नाउ के बीच लाइव क्रॉस बॉर्डर पेमेंट लिंकेज लॉन्च किया है? क्वेश्चन बढ़िया है, इसका आंसर जानेंगे, फिर क्वेश्चन को एक्सटेंड करेंगे। ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर इसका आंसर हो जाएगा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली हिजेन लूंग ने अभी हाल ही में इंडिया के यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ के बीच में रियल टाइम पेमेंट लिंकेज वर्चुअली लॉन्च किया हुआ था। ये जो पे नाउ है ये सिंगापुर का है, ठीक है ना, ये कहाँ का है? सिंगापुर का है। जैसे इंडिया का यूपीआई है वैसे सिंगापुर का पे नाउ है। तो इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के पीएम दोनों ने इसको लॉन्च किया, वर्चुअली लॉन्च किया हुआ था। पे नाउ यूपीआई लिंकेज इंडिया का पहला और सिंगापुर का दूसरा क्रॉस बॉर्डर रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज है। ये लाइन फिर से सुनो आप लोग, ये क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है। पे नाउ यूपीआई लिंकेज इंडिया का पहला और सिंगापुर का दूसरा क्रॉस बॉर्डर रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज है, ठीक है ना। सिंगापुर दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने पर्सन टू पर्सन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सर्विस भी लॉन्च किया हुआ है। और ये जो पे नाउ यूपीआई लिंकेज हुआ है, इस लिंकेज के बाद दोनों देशों के लोग क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस को और ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा आसान तरीके से ट्रांसफ़र कर पाएंगे। और
अभी नॉर्मल कंडीशन में अगर हम लोग बात करें तो हर साल दोनों देशों के बीच में लगभग 1 बिलियन यूएसडी, ठीक ना, कितना, लगभग 1 बिलियन यूएसडी से भी ज़्यादा का क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट होता है। अब पे नाउ यूपीआई लिंकेज लॉन्च हो जाने के बाद में ये पेमेंट बढ़ने के भी चांसेस हैं, ये बढ़ भी सकता है और लोगों को और मतलब जो भी दोनों देश के निवासी हैं ये और आसानी से और तेज़ी से ट्रांसफ़र कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर इसका आंसर होगा। और जितने भी देश दिए गए इनकी सबकी करेंसी और इनकी सबकी कैपिटल आप लोग यहीं पर रिकॉल करते हुए चलोगे। हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एन ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम डिविडेंड यील्ड फंड हैज रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग म्यूचुअल फंड कंपनीज। निम्नलिखित में से किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने हाल ही में एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम डिविडेंड यील्ड फंड लॉन्च की है। इस ओपन इक्विटी स्कीम का नाम आप लोग याद रखना, ओपन यील्ड फंड, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी एसबीआई म्यूचुअल फंड इसका आंसर होगा। एसबीआई म्यूचुअल फंड डिविडेंड यील्ड फंड ये आप लोग याद रखना है, ठीक है ना। एसबीआई डिविडेंड यील्ड फंड के नाम से इसे लॉन्च किया गया है 20 फरवरी 2023। 20 फरवरी 2023 से एनएफओ 20 फरवरी 2023 से ये न्यू फंड ऑफर एनएफओ ओपन हुआ और 6 मार्च 2023 तक 6 मार्च 2023 को ये क्लोज कर दिया जाएगा। तो ओपनिंग और क्लोजिंग डेट भी आप लोगों को बता दी गई, ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। क्वेश्चन यहाँ से भी फ्रेम हो सकता है, बहुत ज़्यादा डीप में इसके और नहीं जाएंगे, थोड़ा बहुत और जो क्वेश्चन बनेगा और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो पीडीएफ में आप लोगों को अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है ना। एसबीआई म्यूचुअल फंड की यहाँ पर बात हुई है, तो इसके हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और एमडी एंड सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो शमशेर सिंह जो है वो इसके एमडी एंड सीईओ होंगे। नेक्स्ट देखेंगे, by which name the Bank of Maharashtra has recently launched its own private cloud infrastructure to facilitate high performance cloud capabilities for the digital infrastructure। बढ़िया क्वेश्चन है। किस नाम से बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने हाल ही में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उच्च प्रदर्शन क्लाउड क्षमताओं की सुविधा के लिए अपना निजी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है, ठीक है ना, उसका नाम बताना है। तो इसका जो आंसर होगा महाबैंक नक्षत्रा। ऑप्शन नंबर कौन सा है ये, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए महाबैंक नक्षत्रा जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए महाबैंक नक्षत्रा इसका आंसर हो जाएगा। और इसके माध्यम से एसेट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को और ज़्यादा मजबूत करेगी बैंक ऑफ महाराष्ट्र। स्ट्रेस्ड एसेट पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अभी हाल ही में अर्जुन नाम से एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था। अर्जुन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ऑटोमेटेड रिमोट जंक्शन फॉर मॉनिटरिंग ऑफ एसेट अंडर स्ट्रेस। तो ये चीज भी याद रखना, जो भी पॉइंट बताए जा रहे हैं क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होंगे तो ध्यान से आप लोग चीजों को सुनना। अर्जुन याद रखना, महाबैंक नक्षत्रा याद रखना, ठीक है। रिकवरी मैकेनिज्म को और ज्यादा मजबूत करने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने माई केस की स्पेलिंग KEC है, ठीक है ना। रिकवरी मैकेनिज्म को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने माई केस नाम से एक लीगल केस ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किया हुआ है। ऑप्शन में इसका ऑप्शन नंबर है बैंक ऑफ महाबैंक नक्षत्रा इसका आंसर होगा। क्योंकि हम लोग बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो इसका हेडक्वार्टर वगैरह हम लोग जानेंगे। पुणे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। AS राजीव इसके एमडी एंड सीईओ होंगे। वन फैमिली वन बैंक ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, by which name Kotak Mahindra Bank launched an integrated banking portal to provide inclusive digital banking and value-added services to its business banking and corporate clients। किस नाम से कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने व्यापार बैंकिंग और कॉर्पोरेट ग्राहकों को समावेशी डिजिटल बैंकिंग और मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए एक एकीकृत बैंकिंग पोर्टल लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर है कोटक फाइन की स्पेलिंग यही है। ऑप्शन नंबर है कोटक फाइन, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। वन लाइनर ही रहेगा, बहुत ज़्यादा डीप में हम लोग नहीं जाएंगे। कोटक महिंद्रा बैंक की बात हो रही है तो मुंबई महाराष्ट्र में जो है इसका हेडक्वार्टर होगा। उदय कोटक इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। लेट्स मेक मनी सिंपल ये इसकी टैगलाइन होगी। अगला देखते हैं, एज पर एसबीआई इकोरैप व्हाट इज इंडियाज प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ फॉर द Q3 ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2023। एसबीआई इकोरैप के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023 के Q3 के लिए भारत की अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद विकास दर क्या है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। 4.6%, ऑप्शन नंबर बी 4.6% इसका आंसर हो जाएगा। ये बात हो रही है Q3 की, ध्यान रखना फाइनेंशियल ईयर 23 की Q3 की ये बात हो रही है। और अगर एनुअल की हम लोग बात करें, वार्षिक बात करें, तो इस रिपोर्ट के अनुसार 6.8 से लेके 7% तक इंडिया की जीडीपी रहने का अनुमान है। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको पीडीएफ में भी मिलेगी,
फिलहाल इसका जो आंसर है 4.6% है। ये Q3 की बात हो रही है। एनुअल अगर हम लोग बात करेंगे तो 6.8% से लेकर 7% तक के बीच में रहने का अनुमान है। अगला देखते हैं, विच बैंक हैज रिसेंटली वॉन दी प्रतिष्ठा पुरस्कार अंडर दी डिजिधन अवार्ड्स 2021 to 2022 फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MEITY। किस बैंक ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से डिजिधन पुरस्कार 2021-22 के तहत प्रतिष्ठा पुरस्कार जीता है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया क्वेश्चन है और इसका जो आंसर होगा कर्नाटका बैंक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका बैंक इसका आंसर हो जाएगा। सभी बैंकों के हेडक्वार्टर, MD एंड CEO और टैगलाइन आप लोग रिकॉल करते हुए चलोगे। क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन हम लोग जानते हैं। भीम UPI ट्रांजेक्शन में हाईएस्ट टारगेट अचीव करने के कारण प्राइवेट बैंक की कैटेगरी में MEITY द्वारा प्रतिष्ठा पुरस्कार जीता है कर्नाटका बैंक ने, प्राइवेट बैंक की कैटेगरी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ द नीति आयोग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किसे नीति आयोग का CEO नियुक्त किया गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है और इसका जो आंसर हो जाएगा BVR सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। BVR सुब्रमण्यम को अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नीति आयोग का CEO नियुक्त किया गया है और ये जो BVR सुब्रमण्यम जी हैं ये फॉर्मर कॉमर्स सेक्रेटरी हैं। 2 साल के लिए इनका टेन्योर रहेगा, 2 साल इनकी नियुक्ति होगी और इन्होंने परमेश्वरम अय्यर जी को रिप्लेस किया हुआ है। ऑप्शन सी नंबर देखो, परमेश्वरम अय्यर का नाम भी दिया गया है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया, तो उस कंडीशन में आंसर हो जाएगा परमेश्वरम अय्यर। तो इन्होंने परमेश्वरम अय्यर जी को रिप्लेस किया और ये जो परमेश्वरम अय्यर जी हैं ये अभी वर्ल्ड बैंक ज्वाइन करने जा रहे हैं एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। परमेश्वरम अय्यर जी वर्ल्ड बैंक ज्वाइन करने जा रहे हैं एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में, ठीक ना, एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में ज्वाइन करने जा रहे हैं और इनका काल वर्ल्ड बैंक में 3 इयर्स के लिए होगा, 3 साल के लिए होगा। उनकी जगह पर उन्होंने परमेश्वरम अय्यर जी को BVR सुब्रमण्यम जी ने रिप्लेस किया और ये नीति आयोग के नए CEO बनाए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नीति आयोग की अगर हम लोग बात करें तो नीति आयोग का जो भी चेयरपर्सन होता है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। करंट में जो भी देश का प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग का चेयरपर्सन होता है। तो इस समय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो नीति आयोग के चेयरपर्सन की अगर हम लोग बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे, ठीक है ना। वाइस चेयरपर्सन की अगर हम लोग बात करेंगे तो सुमन बेरी, ऑप्शन बी देखो ये भी दिया गया है। वाइस चेयरपर्सन की अगर हम लोग बात करेंगे तो सुमन बेरी जो है वो इसके वाइस चेयरपर्सन हो जाएंगे और CEO की अगर बात करें जो क्वेश्चन में पूछा गया है तो BVR सुब्रमण्यम जी जो है वो इसके नए CEO बनाए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ग्रीन बॉन्ड हैव रिसेंटली लिस्टेड ऑन दी NSE मार्किंग द फर्स्ट एवर ग्रीन बॉन्ड इशू बाय ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया। किस नगर निगम के ग्रीन बॉन्ड को हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया, जो कि भारत में किसी नगर निगम द्वारा पहली बार ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है, ठीक ना। 1 लाइनर क्वेश्चन रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इंदौर इसका आंसर होगा। बहुत डीप में इसके नहीं जाएंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हम लोग सारी चीजें हुए पढ़ते हुए चलेंगे जिससे कि कहीं पर कोई चीजें छूट ना जाए। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एसोचैन। हाल ही में एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है और इसका जो आंसर हो जाएगा संजय नायर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए संजय नायर इसका आंसर हो जाएगा और ये भी 1 लाइनर ही रहेगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए संजय नायर इसका आंसर होगा और ये 1 लाइनर क्वेश्चन रहेगा। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है और अब हम लोग बात करेंगे कि लास्ट ईयर 2022 में GBO एग्रीकल्चरल ऑफिसर और स्केल 3 में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। एक एक करके हम लोग सारे पॉइंट्स जानेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आए थे। जो भी मुझे स्टूडेंट से फीडबैक मिला हुआ था, जो भी मेरे पास में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, उन पर ही बेस्ड है ये कि लास्ट ईयर किस तरीके के क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए थे, तो उनको भी हम लोग जानते हैं जिससे कि हमको तैयारी करने में और थोड़ा सा मदद मिलेगी। तो उसमें लास्ट ईयर प्राइवेट बैंक स्कीम, प्राइवेट बैंक का मर्जर और एक्विजिशन जो था उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आया था। तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे, जो भी हम लोग लगातार अपने वीडियोस में मतलब पढ़ाई करेंगे, उसमें प्राइवेट बैंक से रिलेटेड जो भी स्कीम्स रहेंगी, जो भी प्राइवेट बैंक का मर्जर हुआ रहेगा, एक्विजिशन वगैरह रहेगा, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। RBI न्यूज़ और RBI का जो रिपोर्ट था वो भी आया हुआ था। लास्ट ईयर RBI से रिलेटेड जो भी न्यूज़ थी, RBI के जो भी पॉइंट थे,
और जो भी आरबीआई के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई थी वो भी आया था, और काफ़ी डीप में आया था। तो वो सब भी हम लोग यहाँ पर इस बार कवर कर रहे हैं अपने वीडियोज़ में और अपने पीडीएफ में। तो ये जानना जरूरी है कि अगर हम किसी भी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आरबीआई से रिलेटेड न्यूज़ वगैरह को, इन सारी चीज़ों को हम छोड़ेंगे नहीं। लास्ट ईयर क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इस बार भी हम लोग इन सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया कि आरबीआई न्यूज़ और रिपोर्ट्स ये आया हुआ था। बैंक का क्या भी शेयर है, जैसे कोई बैंक होती है, उसका किसी भी बैंक में कितना शेयर है, कितनी सेल परचेज करती है, ठीक है, उससे रिलेटेड भी टॉपिक आए हुए थे, तो वो भी हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी हम लोगों को ध्यान से पढ़ते हुए चलना है। सिडबी से रिलेटेड न्यूज़ आई थी, ठीक है, सिडबी से रिलेटेड जो सिडबी की गाइडलाइंस आती हैं, जो सिडबी से सर्कुलर वगैरह आते हैं, ठीक है ना, या सिडबी का कुछ और न्यूज़ होती है, तो वो भी आई हुई थी। तो उसको भी हमको इस बार पढ़ना है, और वो मैं ऑलरेडी कवर भी कर रहा हूँ अपने वीडियोज़ में और पीडीएफ में भी। काफ़ी डीप में जाकर मैं सारी चीज़ों को कवर कर रहा हूँ। तो इसको भी हमको कवर करते हुए चलना है, कहीं पर कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, ठीक है। तो ये भी हम लोग पढ़ते चल रहेंगे, ठीक है। और पढ़ना ज़रूरी भी है क्योंकि क्वेश्चंस डीप में पूछे जा रहे थे लास्ट ईयर, तो ये सारी चीज़ें हम छोड़ नहीं सकते हैं। अच्छा, आरबीआई की जो रिपोर्ट आई थी उसका नाम भी पूछा गया था, ठीक है ना। आरबीआई जो अपनी रिपोर्ट जारी करती है उसका कुछ ना कुछ नाम होता है, तो वो भी पूछा गया था, ठीक है। और इससे रिपोर्ट्स की, जैसे कुछ भी रिपोर्ट आरबीआई जारी करे तो उसके कुछ ना कुछ पॉइंट होते हैं, फैक्चुअल पॉइंट जो होते हैं, वो भी हमारा पूछा गया था। तो ऑप्शन इस तरीके से दिया गया था कि जैसे आरबीआई ने कोई एक रिपोर्ट जारी की और उसके 4 6 7 8 10 उसमें कुछ फैक्ट हैं, तो पहले फैक्ट को ऑप्शन ए में डाल दिया, दूसरे फैक्ट को ऑप्शन बी में डाल दिया, तीसरे फैक्ट को ऑप्शन सी में डाल दिया, चौथे फैक्ट को ऑप्शन डी में डाल दिया, या जितने भी ऑप्शन बनाएंगे इस तरीके से एक एक फैक्ट को ऑप्शन में डाल दिया। उसके बाद में जो आंसर पूछा था, कि उसमें ये पूछा था कि एज पर दिस रिपोर्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए आर बी करेक्ट, ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट, ऑप्शन ए बी सी ऑल करेक्ट। इस तरीके से ना क्वेश्चन फ्रेम किया गया था, मतलब कि थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव बना दिया गया था, थोड़ा सा डीप में जाके पूछा था। और वो वही लोग कर पाते जो कि आरबीआई की रिपोर्ट को अच्छे से पढ़े हुए थे। तो मैं बार बार वीडियोस में बोलता हूँ कि जो भी मैं पॉइंट्स बताता हूँ, जो भी पीडीएफ में आपको पॉइंट्स मिलते हैं, उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसको नोट डाउन करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन की फ्रेमिंग किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमसीक्यू की फॉर्मेट में ही करेंगे, डिस्क्रिप्टिव वे में अगर करेंगे, क्वेश्चंस को थोड़ा सा अगर लेंदी करेंगे, तो जो भी किसी भी रिपोर्ट का या किसी भी गाइडलाइंस के पॉइंट होंगे उसको ऑप्शन में दे देंगे, और उसके बाद पूछेंगे कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ए एंड बी बोथ करेक्ट, आइदर ए नाइदर ए नाइदर बी करेक्ट। इस तरीके से ना, जैसे सिलॉक्स वगैरह में हम लोग करते हैं, इस तरीके से भी लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो भी आया था, उसको भी हम लोग कवर करेंगे और कर ही रहे हैं। तो बस ये इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरीके से भी हम लोगों को तैयार रहना है। और स्टैटिक का बड़ा हुआ बनाया था लास्ट ईयर, जब हम कोर्स सेल कर रहे थे तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई थी कि सर स्टैटिक का बताओ, स्टैटिक का बताओ, स्टैटिक का बताओ। और स्टैटिक के लिए मैं बार बार बोलता था कि स्टैटिक के लिए बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, और वैसा लास्ट ईयर हुआ भी था। स्टैटिक का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है ना। हमेशा मैं अपनी वीडियोस में बोलता रहता था कि स्टैटिक का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो स्टैटिक का क्वेश्चन आया ही नहीं था। और स्टैटिक जो पूछते भी है ना, जो करंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की न्यूज़ होती है उससे रिलेटेड अगर कोई स्टैटिक बनता है तो वो पूछते हैं, और वो मैं अपने वीडियोस में कवर करता हुआ चलता हूँ। तो स्टैटिक के लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं लास्ट ईयर को देखते हुए, ठीक है, क्योंकि स्टैटिक का सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है और उतना वो पूछते नहीं, करंट में ही इतनी न्यूज़ मिल जाती है उनको, स्टैटिक तक उनको जाने की जरूरत नहीं होती है। 2 4 क्वेश्चन अगर स्टैटिक से बनते हैं तो वो करंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से स्टैटिक बना देते हैं, और वो मैं अपने वीडियोस में कवर कवर करते हुए चलता हूँ। आरबीआई के सर्कुलर पूछे गए थे, काफ़ी डीप में आरबीआई के सर्कुलर पूछे गए थे, और उसके फैक्ट वगैरह भी आया था। तो आरबीआई के सर्कुलर हम लोग लगातार कवर करते हुए आ रहे हैं। आरबीआई कहता है नाम से एक सीरीज हम लोग चलाते हैं, आरबीआई कहता है नाम से एक हमारी सीरीज चलती है। पीडीएफ में एक अलग सेक्शन ही आप लोगों को मिलता है कि आरबीआई कहता है, वहाँ पर हम लोग आरबीआई के सारे सर्कुलर डिस्कस करते हैं। तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। किसी भी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्केल 2 स्केल 3 जीबीओ, एग्रीकल्चर ऑफिसर, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, या फिर जो अपना मणिपाल वगैरह के आते हैं, या जैसे इंडियन बैंक वगैरह का आ गया, या और भी जो दूसरी बैंकें होती हैं, ठीक है, उसमें आरबीआई का सर्कुलर पूछा जाता है, और उसकी फ्रेमिंग अलग अलग तरीके से कर देते हैं। तो फैक्ट जो होते हैं उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। स्केल 3 की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो डाटा बेस्ड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं, तो डाटा भी मैं अपनी पीडीएफ में कवर करता हूँ, तो वो भी आप लोगों को वहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, इसको ध्यान में रखते हुए इस बार भी कंटेंट बनाया जा रहा है। तो और ये बता मैं इसलिए बार बार रहा हूँ, हर वीडियो में इसको इसीलिए बताता रहता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी को इस तरीके से करो। लास्ट ईयर का जो चीज़ें पूछी गई थी उसको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करो। क्वेश्चन की फ्रेमिंग पे घबराना नहीं है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो मेन जो बेसिक कंटेंट होगा ना वो तो वही रहेगा। तो जो भी पॉइंट्स बताए जाते हैं उसको आप लोग नोट डाउन करते रहो, याद करो, तो 4 10 बार पढ़ो, क्वेश्चन वहीं से फ्रेम होगा, ठीक है।
जीडीपी की बात करें हम लोग तो जीडीपी का भी बड़ा हुआ हुआ था। और जीडीपी जनरली हम लोग मतलब ये सोचते हैं कि स्केल 1 स्केल 2 और स्केल 1 और स्केल 2 में ही आएगा। क्लरिकल एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, लेकिन लास्ट ईयर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जो जीडीपी पूछा गया था वो स्केल 3 के एग्जाम में पूछ लिया गया था, जो कि बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल था। और स्केल 3 के एग्जाम में जीडीपी के क्वेश्चन नहीं पूछने की उम्मीद थी मुझे, लेकिन उन्होंने पूछा था। तो जीडीपी हम कवर करेंगे। नॉर्मली स्केल 2 में और पीओ क्लर्क में ही जीडीपी के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन लास्ट ईयर स्केल 3 में भी आया था। तो कोई बात नहीं, जीडीपी की हम लोग पढ़ेंगे, उसको ध्यान में अपने रखेंगे, जीडीपी भी हम लोग लगातार पढ़ते हुए रहेंगे। एक चीज़ जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन के ये ध्यान में रखना जरूरी होता है कि हमारा जो एग्ज़ाम होता है ना, उससे 2-3 महीने तक की ही जीडीपी पूछी जाती है, उससे बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं पूछी जाती है। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि जो जीडीपी का रिलेटेड जो वीडियोस होगा उसको मैं एग्जाम से पहले एक बार अपडेटेड आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ। तो इस हिसाब से हमको जीडीपी के क्वेश्चंस को टैकल करना होगा, बहुत ज़्यादा साल भर का नहीं करना है कि अगर हमको सितंबर में एग्जाम है तो जनवरी की जीडीपी नहीं, तब तक तो बदल जाएगी सितंबर आते आते। तो लास्ट में एक कंपाइल करके ना एक लेटेस्ट जो अपडेटेड वर्जन होता है जीडीपी का, जो जीडीपी प्रोडिक्शंस होता है उसको आपको प्रोवाइड में करता हूँ। और पीडीएफ में भी रहता है, वीडियोज़ में भी रहता है। तो जीडीपी से रिलेटेड भी चीज़ों को हमको कवर करना है। अब स्केल 3 में इस बार लास्ट ईयर पूछ लिया गया था, तो फिर मतलब स्केल 2 और आगे पूछ ही सकते हैं, तो इसको छोड़ नहीं सकते हैं, जीडीपी हम लोग करेंगे। IRDAI से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है वो भी पूछी गई थी, उसको भी हमको पढ़ना ही पढ़ना, उसको भी नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, वो भी हम बिल्कुल पढ़ेंगे, उसको छोड़ नहीं सकते हैं। फिनेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड जो न्यूज़ होती है उसको नहीं छोड़ सकते हैं। कैबिनेट के जो अप्रूवल होते हैं जहाँ पर बैंकिंग इन्वॉल्वमेंट होती है उसको नहीं छोड़ सकते हैं, तो वो सब चीज़ हम भी करेंगे। लास्ट ईयर लोन अमाउंट से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये हमेशा से पूछे जाएं। लास्ट टू लास्ट ईयर भी लोन अमाउंट से पूछे गए थे, तो लोन अमाउंट को भी हम नहीं छोड़ सकते। वर्ल्ड बैंक के द्वारा किसको किसको कितना लोन दिया गया, IMF के द्वारा किसको कितना लोन दिया गया, कौन से प्रोजेक्ट के लिए कितना लोन दिया गया, उसमें से कितना लोन भारत सरकार वियर करेगी, कितना लोन स्टेट गवर्नमेंट वियर करेगी। तो ये भी पूछा गया था और ये इस बार भी पूछा जाएगा। तो इसको भी नहीं छोड़ सकते हैं, इसको भी मैं अपने पीडीएफ में अपनी वीडियोस में लगातार कवर कर रहा हूँ। तो ये भी हमको ध्यान में रखना है कि लोन अमाउंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको नहीं छोड़ना है, तो वो भी हम लोग करेंगे। लास्ट ईयर जीएसटी इनवाइसिंग से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो जीएसटी ई इनवाइसिंग से रिलेटेड जो भी होता है कि चालान वालान कब बनता है, ये सब चीज़ें भी हम लोग कवर करते हैं और ये भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, अगर आप स्केल 3 की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो वर्किंग एक्सपीरियंस होता है, जो भी आप काम कर रहे होते हैं, उससे भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं और कवर करते हुए ही चलेंगे। ठीक है, और डाटा का खेल ज़्यादा होता है। स्केल 3 का जो भी एग्ज़ाम होता है वहाँ पर डाटा ओरिएंटेड चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, जो हमेशा से पूछी गई हैं, जो पैटर्न रहा है। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको अपनी तैयारी करनी है। और ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे मिले हुए थे लास्ट ईयर के स्टूडेंट ने जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया हुआ था, उनका मेमोरी बेस्ड है ये। उनसे लेके मुझे उनसे क्वेश्चंस की इन्फॉर्मेशन लेके मुझे पता चला कि इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताया हूँ, और इस टाइप के क्वेश्चंस अपने वीडियोज़ में और पीडीएफ में भी मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जो भी हमारा कोर्स है उसमें देखने को मिलेगा। और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखो, जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई इनको सबको ध्यान में रखो। यहाँ से क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए थे, तो इसी हिसाब से हमको अपनी तैयारी करनी है, और बिल्कुल इसी हिसाब से हमने अपना कोर्स का जो डिज़ाइन है वो किया हुआ है।